Welcome to you all in the second module of the chapter Money. In this module, we will cover kinds of money and components of money, supply and money supply in India. Measurement of money supply. Let's start with forms of money. First one is the fiat money. It refers to those money which is legal tender. It is authorized, approved or ordered by the government to accept as a medium of exchange. For example, currency notes and coins. फिएट मनी वो मनी होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव की जाए, लीगल टेंडर डिक्लेयर की जाए, जिसको गवर्नमेंट का ऑर्डर या अप्रूवल या अथराइजेशन मिला हो कि उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट किया जाए। ऐसे चीज़ों को लीगल टेंडर या फिएट मनी कहा जाता है, जिसमें करेंसी नोट्स और कॉइन्स आते हैं। आपको याद होगा कि 8 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि आज रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब उनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए अप्रूवल नहीं प्रोवाइड करेगी। यानी अब वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए गवर्नमेंट ने अपना अप्रूवल हटा लिया है, अथराइजेशन हटा लिया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये आर्डर हटने के बाद अब वो लीगल टेंडर नहीं होंगे। तो लीगल टेंडर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलना कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट किया जाए। तो वो मनी जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होती है कि आप इसको लेन देन में एक्सेप्ट करेंगे, वो करेंसी जो होती है वो फिएट मनी होती है। फिएट मनी पे गवर्नमेंट नोट्स पे अपनी साइन करती है और ये डिक्लेयर करती है कि दिस विल बी एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ exchange. Fiduciary money. It is the form of money which is accepted as a medium of exchange due to the trust between payer and payee. It is not a legal tender. For example, check. तो फिड्यूसरी मनी जो होती है वो मनी होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से इसको अप्रूवल नहीं मिला होता कि आप इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट करें। दिस इज डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। लेने और देने वालों के ट्रस्ट पे होता है कि वो उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है तो वो रिफ्यूज भी कर सकता है लेन देन के लिए। जैसे चेक है, कोई पर्सन चेक में पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहे तो कर सकता है, चेक में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो वो रिफ्यूज भी कर सकता है। ऐसी मनी को फिड्यूशियरी मनी कहा जाता है। नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ मनी दैट इज फुल बॉडी मनी। इट रिफर्स टू दोज मनी which intrinsic value, commodity value and the face value, that is monetary value, are same. For example, silver coins. फुल बॉडी मनी का मतलब वो होता है जैसे कोई भी करेंसी होती है, करेंसी की दो तरीके की वैल्यू होती है। एक जो उसको सामान के टर्म में या कमोडिटी के टर्म में बेचा जाए उसकी जो कीमत लगेगी वो उसकी कमोडिटी वैल्यू है, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहा जाता है। और जो करेंसी के ऊपर प्रिंटेड या रिटन वैल्यू है उसको फेस वैल्यू या मनी वैल्यू कहा जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक चेक है, चेक पे अगर कोई भी पर्सन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भर रहा और उस पर कोई साइन नहीं कर रहा तो उसकी वैल्यू 1 रुपये से भी कम है, तो ये उसके पेपर की वैल्यू है जो उसकी कमोडिटी वैल्यू है। लेकिन उस पर अकाउंट होल्डर 10,000 रुपीज़ लिख करके साइन कर दे रहा है तो उस पेपर की वैल्यू 10,000 हो गई। तो ये उसकी फेस वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू है, मनी के टर्म में वैल्यू है। तो अगर हम एग्जांपल लें पेपर नोट का, तो पेपर नोट पर आरबीआई के गवर्नर का साइन अगर हटा दिया जाए तो उसकी फेस जो कमोडिटी वैल्यू है वो नहीं है। लेकिन उस पर आरबीआई के गवर्नर का उस पर साइन हो जाए तो उसकी कमोडिटी, उसकी फेस वैल्यू जो होगी
वो 100 रुपीज़ की होगी। जैसे गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर जो था 8 नवंबर को जब हटाया था, 8 नवंबर को गवर्नमेंट ने कहा कि 500 और 1000 के रुपीज़ लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो अब उसकी जो वैल्यू हो गई वो ज़ीरो हो गई। दिस वाज ओनली द सिंपल पीस ऑफ पेपर। तो उसकी जो पीस ऑफ पेपर की वैल्यू है उसको हम कमोडिटी वैल्यू कहते हैं, और जो गवर्नमेंट के लीगल टेंडर होने के कारण जो वैल्यू होगी वो उसकी फेस वैल्यू होती है। तो कुछ कमोडिटी, कुछ कॉइन्स ऐसे होते थे, सिल्वर कॉइन्स, जिसकी फेस वैल्यू और मेटेलिक वैल्यू सेम होती थी। जैसे सिल्वर कॉइन अगर 10 ग्राम का सिल्वर कॉइन है और उस पर प्रिंटेड भी 25,000 रुपीज़ है, और 10 ग्राम का अगर सिल्वर कॉइन है उस पर प्रिंटेड है कि 1000 रुपीज़, और कॉइन को सिल्वर को भी बेचेंगे तो भी 1000 मिलेगा, और सिल्वर कॉइन पे प्रिंटेड भी 1000 है, तो उससे भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो 1000 ही होगा। ऐसे मनी को फुल बॉडी मनी कहा जाता है, जिसको मेटल में भी बेचने पे उतना ही पैसा मिले और कॉइन के फॉर्म में भी बेचने पे उसको उतना ही पैसा मिले। कॉइन से भी ट्रांजैक्शन करने पे उतना ही पैसा मिले। दूसरा होता है क्रेडिट मनी। इट रिफर्स टू दोज मनी विच इंट्रिंसिक वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू आर डिफरेंट। इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन द मॉनिटरी वैल्यू। जैसे चेक है, क्रेडिट कार्ड है, तो ऐसी मनी जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों अलग अलग हों। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कमोडिटी की वैल्यू कम और उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो हो, रिटन वैल्यू, वो ज़्यादा हो, ऐसी मनी को क्रेडिट मनी कहा जाता है। जैसे चेक है, चेक पे अगर जो लिखा हुआ है वो उसकी फेस वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, जबकि कमोडिटी के टर्म में उसकी वैल्यू कम होती है। क्रेडिट कार्ड है, अगर आपका 50,000 का क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड की मनी की वैल्यू 50,000 है, और सिंपली एज ए पीस ऑफ कार्ड उसकी वैल्यू 1 रुपये से कम है। तो ऐसे मनी को जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट की जाए, जिसकी कमोडिटी वैल्यू कम हो और उस पर रिटेन वैल्यू ज़्यादा हो, ऐसी मनी को क्रेडिट मनी कहा जाता है। सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट because it is refers to the total stock of currency held by public in a country which is measured at particular point of time। तो सप्लाई ऑफ मनी को जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी इज स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये कंट्री में टोटल मनी की सप्लाई को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है कि पीपल के पास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना पैसा है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें गवर्नमेंट के जो पैसे होते हैं उसको, और जो मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं जैसे कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, इनके जो पैसे होते हैं, पर्सनल पैसे, उसको काउंट नहीं किया जाता। केवल पब्लिक का पैसा जो बैंकों में पड़ा है उसको काउंट किया जाएगा, लेकिन बैंकों का पैसा जो बैंक में है उसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सप्लायर ऑफ मनी होते हैं या प्रोड्यूसर ऑफ मनी होते हैं। तो प्रोड्यूसर ऑफ मनी का पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता है, केवल पब्लिक के पैसे को इंक्लूड करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में 3 कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। जो पब्लिक का वो पैसा जो उनके पास पड़ा हुआ है, पब्लिक का पैसा जो डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में बैंकों के पास पड़ा हुआ है, और पब्लिक का वो पैसा जो सेंट्रल बैंक के पास अदर डिपॉजिट्स के फॉर्म में पड़ा होता है। तो डिमांड पब्लिक कुछ पैसा अपने पास कैश के फॉर्म में रखती है, दैट इज़ कॉल्ड करेंसी विथ पब्लिक। कुछ पैसा पब्लिक अपना बैंकों में डिपॉजिट कर देती है, और जब ज़रूरत होती है तो उस पैसे को विड्रॉल कर सकती है। ऐसे पैसे को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। तो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं पब्लिक के, उसको डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड किया जाता है। और
पैसे का कुछ पार्ट कमर्शियल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एज ए रिजर्व रखते हैं, जिसको CRR और SLR के बारे SLR कहा जाता CRR कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। SLR कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, जबकि CRR को RBI के पास डिपॉजिट करना होता है। तो CRR का जो पैसा, जो डिपॉजिट का पैसा सेंट्रल बैंक के पास होता है, वो पैसा भी मनी सप्लाई का पार्ट होता है। तो मनी सप्लाई के 3 कंपोनेंट्स हैं। पब्लिक का पैसा जो उनके पास है, पब्लिक का वो पैसा जो बैंकों में जमा है, और पब्लिक के पैसे के डिपॉजिट का वो पार्ट जो सेंट्रल बैंक के पास रखा गया है। मेज़रमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेज़र करने के लिए 4 कॉन्सेप्ट हैं, M1, M2, M3 एंड M4। M1 मेजर्स में C, DD और OD को समअप किया जाता है। C करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड विथ पब्लिक। DD डिमांड डिपॉजिट है जो बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास जमा है। OD अदर डिपॉजिट्स हैं जो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। M2 कॉन्सेप्ट में M1 प्लस डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग। M2 कॉन्सेप्ट मेज़र करने के लिए करेंसी नोट्स, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट के साथ पोस्ट ऑफिस में जो पैसा पब्लिक जमा करती है सेविंग के फॉर्म में, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। M3 कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स। तो M3 कॉन्सेप्ट में करेंसी विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स, अदर डिपॉजिट विथ RBI, और इसके साथ ही साथ टाइम डिपॉजिट को भी इंक्लूड किया जाता है। टाइम डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होते हैं जो सर्टेन मैच्योरिटी के बाद ही, टाइम के पीरियड के बाद ही उसको विड्रॉल किया जा सकता है। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट में डिपॉजिट किया हुआ पैसा, ये सब टाइम डिपॉजिट के फॉर्म होते हैं, क्योंकि इन पैसे का डेली लाइफ में आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। वंस इफ़ यू विल डिपॉजिट दिस मनी, यू कैन विड्रॉ आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द टाइम। M4 concept includes M3 and total deposit with post office। तो M4 कॉन्सेप्ट में M3 यानी C, DD, OD के साथ टाइम डिपॉजिट को भी इंक्लूड किया जाता है, और साथ ही साथ टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में जो जमा है उनको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन इसमें NSC के पैसे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के पैसे को इंक्लूड नहीं किया जाता। M1 M2 को नैरो मनी और M3 M4 को ब्रॉड मनी भी कहा जाता है।